हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो आज हम बात करने वाले हैं Su-30 MKI की BVR कैपेबिलिटीज़ के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसके रडार्स को और उसके वेपन्स को। तो Su-30 MKI जैसा कि हम जानते हैं काफ़ी कैपेबल एयरक्राफ्ट है और काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है, उतना ही मनूवरेबल है, उतना ही पेलोड कैरी कर सकता है और उतनी ही एंड्योरेंस के साथ फ्लाई कर सकता है। तो साइज़ बड़ा होने का जो खामियाजा है वो रडार क्रॉस सेक्शन से चुकाना पड़ता है। ये विद इन विजुअल रेंज में तो प्रॉब्लम नहीं करता है, पर बियॉन्ड विजुअल रेंज में ये एक इशू बन जाता है, क्योंकि साइज़ बड़ा होने की वजह से जो एनिमी का रडार है वो आपको पहले देख लेगा तो अपनी स्ट्रैटेजी जो है वो इसी हिसाब से बना लेगा और पहले अपनी बियॉन्ड विजुअल रेंज की जो मिसाइल है वो आपकी तरफ दागेगा। लेकिन ये जो BVR मिसाइल्स हैं इनके साथ भी एक केस होता है। एक रेंज तक ये इफ़ेक्टिव होती हैं, उससे अगर ज़्यादा रेंज पर आप इसे लॉन्च करेंगे तो ये अपनी इफ़ेक्टिवनेस खो देती हैं और वेस्ट हो जाती हैं। तो मिसाइल फायर करने से पहले आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो आपका एनिमी एयरक्राफ्ट है यानी कि Su-30 MKI वो आपके मिसाइल के नो एस्केप जोन में है, जो कि मिसाइल की मैक्सिमम रेंज से कम होती है। ये अराउंड मैक्सिमम रेंज की 60 से 65% तक होती है। तो अगर आप मिसाइल को इफ़ेक्टिव बनाना चाहते हैं तो आप उसी रेंज में आकर फायर करेंगे, लेकिन अगर आप उस रेंज का वेट करते हैं तो आप Su-30 MKI की भी रेंज में आ जाते हैं, जहां उसका रडार आपको देख लेगा और वो भी अपना वेपन फायर करने के लिए तैयार हो जाएगा। तो अगर एक बार मिसाइल लॉन्च हो गई तो उसके बचने के जो तरीके होते हैं उसमें डिफरेंट मनूवर्स परफॉर्म करने पड़ते हैं। Su-30 MKI ज़्यादा मनूवरेबल एयरक्राफ्ट है तो वहाँ पर इसे एक एडवांटेज मिल जाता है किसी भी एनिमी एयरक्राफ्ट के सामने। तो इस स्टोरी से हमें पता लगता है कि Su-30 MKI को अगर BVR में कैपेबल होना है तो उसे चाहिए बेहतरीन रडार और बेहतरीन बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल, क्योंकि रडार क्रॉस सेक्शन उसके लिए काफ़ी बड़ा डिसएडवांटेज है और अकेला एक एडवांटेज जो उसके पास अभी है वो इसकी मनूवरेबिलिटी है। बाकी एक और चीज़ जो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है BVR कॉम्बैट में वो जैमिंग कैपेबिलिटी होती है। यहाँ पर Su-30 MKI कैरी करता है इजरायली ILTA 8222 जैमिंग पॉड, जिसे काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बताया जाता है। बाकी विद इन विजुअल रेंज में हमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। R73 प्लस हेलमेट माउंटेड साइट प्लस जो Su-30 MKI की सुपर मनूवरेबिलिटी है वो काफ़ी डेडली कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं और ये विद इन विजुअल रेंज को डोमिनेट करेगा, इस पर कोई क्वेश्चन ही नहीं है। पर बियॉन्ड विजुअल रेंज में काम करने की ज़रूरत है। फ़िलहाल के लिए जो Su-30 MKI में रडार है वो NO11 MPARS रडार है, जो कि करीबन 200 किलोमीटर तक टारगेट को ट्रैक कर सकता है, 400 किलोमीटर तक सर्च कर सकता है और मैक्सिमम जो ट्रैकिंग रेंज है फाइटर साइज एयरक्राफ्ट के लिए वो करीबन 140 किलोमीटर्स की है। तो ट्रैक वाइज स्कैन मोड में ये रडार करीबन 15 टारगेट को एक बार में ट्रैक कर सकता है और 4 को ही एक बार में एंगेज कर सकता है। ये काफ़ी बड़ा करीबन 650 किलो का रडार है और ये PESA रडार है। कंपेयर करें इसे पाकिस्तान के F-16 के APG-68 V9 रडार से तो ये उसके कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा कैपेबल रडार है और अभी भी उसे आउट परफॉर्म करता है। तो यहाँ तक अगर सिचुएशन को देखें तो ठीक नज़र आती है फ़िलहाल के लिए, लेकिन अगर चाइनीज़ थ्रेट को देखें तो यहाँ पर काम करने की ज़रूरत अभी से ही है। तो प्रॉब्लम जो थी अब से कुछ महीने पहले वो थी BVR मिसाइल्स में। जब से अस्त्र मार्क 1 जो मिसाइल इंटीग्रेट हुई है तब से कुछ एडवांटेज जो है वो मिला है Su-30 MKI को, लेकिन उससे पहले जो इसकी बेस्ट मिसाइल थी वो थी R77 और उसके बाद R27। अगर हम BVR की बात करें, R27 में ये 2 वेरिएंट फायर करने में सक्षम था, ER और ET, जिन्हें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो R77 से शुरुआत करते हैं। R77 एक ऐसी मिसाइल है जो कि एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करती है। बाकी जो R27 है वो सेमी एक्टिव और IR सीकर को यूज़ करते हैं। तो एक्टिव रडार होमिंग के फ़ायदे ये हैं कि आपको हमेशा टारगेट पे ट्रैक मेंटेन नहीं करना होता है। शुरुआत में मिड कोर्स अपडेट के थ्रू आपको मिसाइल को टारगेट की तरफ गाइड करना होता है, लेकिन जब एक बार टारगेट मिसाइल के खुद के सीकर की रेंज में आ जाता है तो मिसाइल अपने आप टारगेट को फॉलो करती है। तो आजकल यही मिसाइल्स जो हैं वो चलन में है। BVR की अगर बात करें तो हम जो पहले वेरिएंट यूज़ करते थे R77 का वो बेसिक R77 थी, जो कि एक्सपोर्ट में RVVAE के नाम से जानी जाती है। इसकी रेंज करीबन 80 से 100 किलोमीटर तक की बताई जाती थी, लेकिन इफ़ेक्टिव ये
50 से 60 किलोमीटर की रेंज पर थी। तो यही कारण है कि ये मिसाइल जो है वो इनफेक्टिव रही थी एनिमी के अगेंस्ट में। ये गलती जो है वो अभी सुधारी जा चुकी है और इसका जो नेक्स्ट वर्जन है RVV-SD के नाम से जाना जाता है, उसको खरीदा गया है, जहां पर बॉडी थोड़ी सी और स्ट्रीमलाइन है और जो फिन्स हैं वो चेंज किए गए हैं और जो रेंज है वो बढ़कर 110 किलोमीटर मैक्सिमम हो गई है और 70 से 75 किलोमीटर तक की इसका जो नो एस्केप जोन है वो हो गया है। पर इसमें भी आपकी कंडीशंस होती हैं कि एक पर्टिकुलर एल्टीट्यूड से इसको लॉन्च करना है जहां पर आपको इसकी मैक्सिमम रेंज मिलेगी। साथ ही साथ ये हेड ऑन अगर चेज में है तब मिलेगी, टेल ऑन चेज में रेंज कम हो जाती है। कंपेयर करें इससे इसके काउंटर पार्ट से जो कि अमेरिकन AIM-120C वेरिएंट है, उससे ये स्लाइटली इन्फीरियर है, वो थोड़ी सी बेटर है। अब आगे बढ़ते हैं R-27 पे, जो कि काफ़ी इनएफेक्टिव BVR मिसाइल है। तो बेसिकली इस मिसाइल के 3 वेरिएंट हैं जो कि R-27T, R-27R और R-27P है। अब इन्हीं वेरिएंट्स का एक्सटेंडेड रेंज वाला वर्जन है जो कि ER, ET, EP के नाम से जाना जाता है। तो ये जो R-27T वेरिएंट है ये इंफ्रारेड गाइडेंस को यूज़ करता है और करीबन 40 किलोमीटर की रेंज देता है। दूसरे वेरिएंट की बात करें तो वो है R-27R। ये सेमी एक्टिव रडार गाइडेंस को यूज़ करता है, यानी कि जो आपका एयरक्राफ्ट मिसाइल को लॉन्च कर रहा है वो अपने रडार वेव्स को छोड़कर एनिमी को ट्रैक करता है और उसकी ट्रैकिंग का जो सिग्नल है वो इस मिसाइल को जाता है और तब ये मिसाइल जो है वो टारगेट को फॉलो करती है, यानी कि एयरक्राफ्ट को हमेशा टारगेट पे ट्रैक बनाए रखना पड़ता है। तो इसकी रेंज जो है वो करीबन 73 किलोमीटर्स की बताई जाती है। तीसरा जो वेरिएंट है वो R-27P है। यहाँ पर क्या होता है कि ये पैसिव ट्रैकिंग करता है एनिमी एयरक्राफ्ट की। ये होम ऑन जैम मोड को यूज़ करता है, यानी कि जो एनिमी रडार वेव को एमिट कर रहा है ये उससे फॉलो करता हुआ उसका पीछा करता है। तो इस मिसाइल की जो रेंज है वो करीबन 80 किलोमीटर की रेंज है। इन्हीं के जो एक्सटेंडेड रेंज वर्जन है जहां पर R-27ER, ET और EP एग्जिस्ट करते हैं, उसमें बस रेंज को बढ़ाया गया है, बाकी वो भी यही काम करते हैं। ER की रेंज 130 किलोमीटर्स की है, ET की 120 किलोमीटर्स की है और EP की 130 किलोमीटर्स की है। ये रेंज मैक्सिमम रेंज है, पर जो इफेक्टिव रेंज है वो करीबन 70 से 80 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है और ये उससे कम भी हो सकती है। तो इन मिसाइल्स के साथ काफ़ी कंडीशन है। आप 3 किलोमीटर के एल्टीट्यूड पे इन्हें लॉन्च नहीं कर सकते, आप उन टारगेट के अगेंस्ट में लॉन्च नहीं कर सकते जो कि अर्थ की तरफ हों और मैक्सिमम ये 8G तक के मनूवर्स परफॉर्म कर सकती है। तो इस मिसाइल की जो इफेक्टिवनेस है वो काफ़ी कम है, अराउंड 30% बताई जाती है इसकी जो सिंगल शॉट हिट प्रोबेबिलिटी है। बाकी इसके 2 नए वर्जन आए हैं जो कि एक्टिव रडार होमिंग को यूज़ करते हैं, वो R-27EA और EM है, जिनकी रेंज 130 किलोमीटर और 170 किलोमीटर बताई जाती है। पर इंडियन एयरफोर्स जो यूज़ करती है वो ER और ET है, जो कि इंफ्रारेड होमिंग और सेमी एक्टिव रडार गाइडेड है। तो ये मिसाइल BVR के लिए मॉडर्न सिनेरियो में फिट नहीं बैठती। अस्त्र के आ जाने के बाद जो Su-30 MKI है उसकी BVR कैपेबिलिटी थोड़ी अच्छी हुई है। वो एक एक्टिव रडार होमिंग मिसाइल है और करीबन 110 किलोमीटर्स की मैक्सिमम रेंज देती है, जहां पर इफेक्टिव रेंज करीबन 60 से 70 किलोमीटर के आसपास की होगी। लेकिन अगर Su-30 MKI को और भी ज़्यादा कैपेबल बनाना है तो उसका अपग्रेड AES से रडार में और बेटर BVR मिसाइल में, जहां पर अस्त्र मार्क 2 और अस्त्र मार्क 3 जैसी मिसाइल जो हैं उनमें करना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ फ्यूचर में IDERBY ER का जो इंटीग्रेशन है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि जो इसका रडार क्रॉस सेक्शन है वो काफ़ी बड़ा है। तो BVR में इसे एक बड़ा डिसएडवांटेज है, जिसको कैटर करने के लिए आपको बेटर वेपन और रडार चाहिए। आई होप आपको Su-30 MKI की BVR कैपेबिलिटी के बारे में कुछ आइडिया मिला होगा। इसी बात पे इस शॉर्ट वीडियो को ख़त्म करते हैं। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।